जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में। जैसा कि आपने इस वीडियो का थंबनेल देखा ही है, राष्ट्रपति की जो पावर्स, जो शक्तियां भारतीय संविधान द्वारा दी गई हैं, उन्हीं के बारे में हम जो है डिस्कस कर रहे हैं। अभी हाल ही मैंने आपको जो वीडियो प्रोवाइड कराई हैं, उनमें भी मैंने आपको राष्ट्रपति की पावर्स यानी शक्तियों के बारे में बताया हुआ है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपने कोई भी एक वीडियो मिस कर दी है तो टाइम निकाल कर उस वीडियो को जरूर आप स्टडी कर लेना, क्योंकि आप जब इस टॉपिक से संबंधित जो भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, जब आप सभी वीडियो को अच्छे से स्टडी करोगे बिना स्किप किए हुए और उनके नोट्स बनाओगे, उनको रिवाइज करोगे, जब ये टॉपिक अच्छे से आपको क्लियर हो पाएगा। क्योंकि भारतीय संविधान में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इससे रिलेटेड जो है एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्ति है, उनमें राष्ट्रपति को पावर्स दी गई हैं भारतीय संविधान द्वारा कि राष्ट्रपति जो है हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट होता है यानी उच्चतम न्यायालय होता है, उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है आर्टिकल 124 के अकॉर्डिंग। और हमारे देश में जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं, और राज्यों में जो हाई कोर्ट स्थित हैं, उन हाई कोर्टों में जो न्यायाधीश होते हैं, उन न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार भी जो राष्ट्रपति को दिया गया है आर्टिकल 217 के अकॉर्डिंग। तो आर्टिकल 124 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्टों के जजों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है, और आर्टिकल 217 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हों या हाई कोर्ट के न्यायाधीश हों, दोनों ही न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो अधिकार है, जो पावर है, वो राष्ट्रपति को दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति किस तरीके से राष्ट्रपति करता है, थोड़ा सा मोटा मोटी जान लेते हैं हम, क्योंकि बारीकी से जो है इस से संबंधित यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति किस तरीके से की जाती है, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति किस तरीके से की जाती है, बारीकी जानकारी जब इस टॉपिक को आपको स्टडी कराया जाएगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में जब आपको बताया जाएगा, तब आपको इस चीज़ की जानकारी दी जाएगी। थोड़ा मोटा मोटी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है यानी उच्चतम न्यायालय है, आप सभी जानते हैं, वो हमारे भारत देश में एक है जो कि दिल्ली के अंदर स्थित है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और शॉर्ट में सीजेआई भी बोलते हैं, उसकी जब नियुक्ति की जाती है तो हमारे देश में एक प्रक्रिया लागू है 6 अक्टूबर 1993 से, जो कि उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने ही ऑर्डर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में ही जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, उसी को जो है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। ठीक है। और बाकी न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है, यानी मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो और न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में होंगे, उनकी जो नियुक्ति है वो मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ही राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। मैं एक बार थोड़ा सा और रिपीट कर देता हूँ, अपनी बात को क्लियर कर देता हूँ, जिससे कि आपके माइंड में कन्फ्यूजन ना रहे। जो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जो मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है, उसी को जो है हमारे देश का राष्ट्रपति, यानी हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। उसको ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है, यानी सीजेआई बनाया जाता है। क्लियर है ना? मैंने अपनी बात को 2 बार रिपीट कर दिया, जिससे कि आपको अच्छे से ये बात क्लियर हो जाए। उम्मीद करता हूँ तीसरी बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में वो मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ही राष्ट्रपति करता है। अब जो हमारे देश में जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं, उनमें जो हाई कोर्ट स्थित हैं, हाई कोर्टों के जजों की जो नियुक्ति की जाती है वो आर्टिकल 217 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, उनका स्थानांतरण करना हो, उनका ट्रांसफ़र करना हो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, तो भी राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति जो है ये आपके 222 के अकॉर्डिंग, यानी अनुच्छेद जो 222 है, 222 के अकॉर्डिंग जो है हाई कोर्टों के
न्यायाधीशों का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर राष्ट्रपति एक जो है स्टेट से यानी एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में वो कर सकता है। ये अधिकार जो है भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया है, ये पावर दी गई है आर्टिकल 222 के अकॉर्डिंग। यानी राष्ट्रपति ट्रांसफर कर सकता है किसी भी हाई कोर्ट के जज का दूसरे हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के जजों का ट्रांसफर नहीं होता है, ट्रांसफर उसी का तो होता है जब एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर होगा। सुप्रीम कोर्ट तो एक है, तो दूसरे सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा, जब सुप्रीम कोर्ट है ही एक, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के जजों का ट्रांसफर नहीं होता, हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर होता है। ये तो हुए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के बारे में। ठीक है, बाकी जो है बारीकी डिटेल इनकी जो है मैं जब इस टॉपिक को स्टडी कराऊंगा ना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में पढ़ाऊंगा जब बता दूंगा। ठीक है, और इसी तरीके से जो जैसे जज यानी जिला स्तर पर जो न्यायालय होते हैं उनकी नियुक्ति का जो अधिकार दिया गया है आपका आर्टिकल 233 के अकॉर्डिंग, वो राज्यपाल को दिया गया। राज्यपाल को पावर है, जो स्टेट का जो राज्यपाल होता है ना उसको पावर दी गई है कि वो अपने स्टेट में यानी राज्य में जो उस जिला स्तर पर जो अदालतें होती हैं उनमें जजों की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो जाना कि राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्ति हैं जजों से संबंधित यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति किस तरीके से की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है ना। अब न्यायिक शक्तियों में जो है एक महत्वपूर्ण जो है इन्फॉर्मेशन भारतीय संविधान में दी गई है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो कि क्षमादान से संबंधित है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, राष्ट्रपति को ऐसी पावर दी गई है जो काफ़ी महत्वपूर्ण पावर है भारतीय संविधान में, जिसे क्षमादान की शक्ति कहा जाता है। आर्टिकल 72 यानी अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति के बारे में वो पावर दी गई है, शक्ति दी गई है। और 5 प्रकार की राष्ट्रपति को पावर यानी शक्तियां मिली हुई हैं भारतीय संविधान द्वारा क्षमादान के मामले में, ये न्यायिक शक्तियों में आती है। पहली है पूर्ण तरीके से माफ कर देना सजा को। जैसे सुप्रीम कोर्ट से कोई किसी भी व्यक्ति को जो है फांसी की सजा डिक्लेयर हो गई या कोई और सजा डिक्लेयर हो गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा, अब राष्ट्रपति को ये अधिकार है, अगर वो व्यक्ति जिसको ये सजा डिक्लेयर हुई है, फांसी की हुई हो या उम्र कैद हुई हो, अगर वो राष्ट्रपति के पास पहुंच जाता है अपनी अर्जी लेकर, तो राष्ट्रपति चाहे तो उसकी सजा पूर्ण माफ कर सकता है, पूर्ण तरीके से एकदम ख़त्म। अगर फांसी की मना कर दिया कि अब इसको फांसी नहीं होगी तो फांसी नहीं होगी, फिर पूर्ण सजा माफ करने का, पूरी सजा माफ करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को दिया गया है भारतीय संविधान द्वारा आर्टिकल 72 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो पावर राष्ट्रपति की, ये खुद की नहीं होती। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है पूर्ण तरीके से जब जो राष्ट्रपति को जो है गृह मंत्रालय जिस व्यक्ति की सजा को माफ करने का ऑर्डर देगा उस व्यक्ति की। हमारे देश में जो प्रधानमंत्री जो है के पास जो है विभाग होते हैं जो मंत्री को सौंपते हैं प्रधानमंत्री, तो गृह मंत्री का जो विभाग होता है, गृह मंत्री होता है हमारे देश में, आप सभी जानते हैं। तो मंत्री परिषद के पास में जो गृह मंत्रालय होता है, तो गृह मंत्रालय ऑर्डर पास करता है कि इस व्यक्ति की जो आप सज़ा माफ़ कर सकते हैं पूर्ण तरीके से, तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति की जो है सज़ा माफ़ कर देते हैं। प्रोसेस थोड़ा इस तरीके से होता है कि राष्ट्रपति के पास में कोई व्यक्ति गया, जब उसे सज़ा डिक्लेयर हो गई फांसी की, उम्र कैद की, ठीक है, और राष्ट्रपति फिर जो है उसे मंत्री परिषद के सामने उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और मंत्री परिषद में जो गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय इस बारे में जो अपनी राय देते हैं, अपनी एडवाइस देते हैं, अपना ऑर्डर देते हैं एक तरीके से, कि वो अपना एक ऑर्डर पास करते हैं कि हाँ आप जो है इस व्यक्ति की सज़ा माफ़ कर सकते हैं
पूर्ण रूप से, तब राष्ट्रपति उस व्यक्ति की जो है सजा माफ कर देते हैं। ये उसकी स्वविवेक यानी खुद की राष्ट्रपति की पावर नहीं है, ये गृह मंत्रालय के बाध्य है, यानी गृह मंत्रालय इसमें ऑर्डर देगा तब राष्ट्रपति उस व्यक्ति की सजा माफ करेंगे। ऐसे नहीं है बस राष्ट्रपति ने खुद ही जो है इसको कह दिया जहाँ जब तुम्हारी सजा माफ होगी तो हो जाती है, ऐसा नहीं। गृह मंत्रालय से ऑर्डर आता है तब जाके राष्ट्रपति उस व्यक्ति की पूर्ण रूप से सजा माफ कर सकते हैं। क्लियर है ना? एक बताएं मैंने आपको क्षमादान की जो शक्ति है ना, उसमें से एक बताइए मैंने आपको। नेक्स्ट है आपकी लघुकरण। लघुकरण में क्या होता है कि इसमें जो किसी व्यक्ति को सजा दी जाती है उसकी सजा की प्रकृति को चेंज कर दिया जाता है। प्रकृति को चेंज कर दिया जाता है किस तरीके से? अगर फांसी की सजा दी गई है तो फांसी की सजा को उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है? और उम्र कैद जो है, अगर किसी को उम्र कैद दी गई है, अगर ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति के पास पहुंच गया तो उम्र कैद को जो है, जो उसमें कम उसमें जो है यानी कठोर कारावास में, एक तरीके से कठोर कारावास को साधारण कारावास में, और आपकी जो है साधारण कारावास को जो है एक जुर्माने में। इस तरीके से जो है सजा की प्रकृति चेंज हो जाती है। टाइम सेम रहेगा। अगर किसी को जो है मृत्यु दंड की सजा मिल गई, फांसी की सजा मिल गई, और उसे जो है आजीवन कारावास के में कन्वर्ट कर दिया उस सजा को। आजीवन कारावास का मतलब है जिंदगी भर वो जेल में काटेगा, अपनी पूरी जिंदगी मर के ही जेल से निकलेगा। तो टाइम जो है इसमें कम नहीं किया गया, क्योंकि जब फांसी लगती, फांसी में भी तो वो मर के ही निकलता, और आजीवन कारावास में भी जो है वो मर के ही निकलेगा। ठीक है? तो इस तरीके से किसी को कठोर कारावास मिला तो उसे साधारण कारावास में कन्वर्ट कर दिया जाएगा इसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर 10 साल का कठोर कारावास मिला तो जब साधारण कारावास में उसे कन्वर्ट करा जाएगा उस सजा को, तो रहेगा 10 साल का ही साधारण कारावास भी, यानी कि उसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से है, टाइम सेम रहेगा, सजा की प्रकृति बदल दी जाएगी। लघुकरण में ये व्यवस्था है। ठीक? अगर कोई राष्ट्रपति के पास अपनी सजा लेकर जाता है और वो अर्जी कहता है कि मेरी सजा में लघुकरण कर दिया जाए, यानी सजा की प्रकृति चेंज कर दी जाए, मुझे फांसी ना दी जाए, मुझे बशर्ते कि उम्र कैद कर दी जाए, मेरी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे फांसी ना दी जाए, तो लघुकरण के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति उसे जो है लघुकरण के अकॉर्डिंग जो है, लघुकरण में जो व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी फांसी को जो है उम्र कैद में बदल देगा। या किसी को उम्र कैद है तो उसे कठोर कारावास में, कठोर कारावास है किसी को सजा दी गई है तो उसे साधारण कारावास में चेंज कर सकता है, जैसा वो प्रकृति को चेंज करवाना चाहेगा। ठीक है ना? जो अर्जी दे रहा वो, जिसको सजा दी गई है उसकी सजा में। क्लियर है ना? ठीक, 2 मैंने बता दी। आइए अब तीसरी जानते हैं। तीसरी है परिहार। परिहार जो है इसमें ऐसी व्यवस्था दी गई है, परिहार में जो प्रोसेस दिया गया है कि इसमें जो है प्रकृति तो सेम रहेगी, प्रकृति चेंज नहीं होती सजा की, इसमें टाइम चेंज हो जाता है, यानी टाइम कम हो जाता है। जैसे किसी को जो है आजीवन कारावास की सजा हो गई, तो आजीवन कारावास की सजा को क्या है कि आपकी जो उसकी जो टाइम है उसको कम कर दिया जाएगा। जैसे 20 तकरीबन उसकी उम्र अंदाज़ा लगा लिया जाता है, जैसे कि 30-35 साल में ये मर जाएगा तो तकरीबन 30-35 साल को इसको 15 साल कर देते हैं या 20 साल कर देते हैं। इस तरीके से टाइम कम कर दिया जाएगा। किसी को 10 साल की सज़ा अगर डिक्लेयर होगी कि 10 साल की सज़ा इसे दे दी और वो राष्ट्रपति के पास पहुँच गया जी, और उसने अर्जी कर दी कि मुझे 10 साल की सज़ा ना करके मुझे 5 साल की सज़ा दी जाए, तो राष्ट्रपति चाहे तो परिहार के अकॉर्डिंग जो है उसे 20 साल की सजा ना करके 10 साल की कर देगा, 10 साल की दी गई होगी तो उसे 5 साल कर देगा, या और जितनी वो कम करना चाहे अपनी तरफ से, जितनी गुंजाइश हो वो कर सकता है। वो राष्ट्रपति जब गृह मंत्रालय को ये चीज़ यानी उसे दिखाएगा अर्जी को, तो गृह मंत्रालय अपने अकॉर्डिंग जो जितनी भी कम कर दे। ठीक है? तो वो सज़ा कम की जा सकती है, उसमें टाइम पीरियड कम किया जा सकता है। परिहार में ये प्रोसेस दिया गया है। अब नेक्स्ट जो इससे
आगे का जो चौथे नंबर पे जो जानकारी दी गई है वो है विराम। विराम में जो है कि अगर जिसको सज़ा डिक्लेयर हो जाती है तो सज़ा के बाद में उसकी अगर हेल्थ बिगड़ जाती है, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, आपने मूवी वगैरह में भी देखा होगा, किसी को जो है दिमागी दिक्कत होने लगी या कोई उसे बीमारी हो गई, भयंकर बीमारी हो गई या कुछ और जो है प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम होने लगी, तो उसे जेल में नहीं रखते, उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी जो है भारतीय संविधान में जो है प्रोसेस दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा जो है अगर किसी की हेल्थ खराब हो जाती है या कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो ऐसे जो है जो कैदी को जो है उसकी सज़ा में विराम कर दिया जाता है, यानी उसकी सज़ा को रोक दिया जाता है कुछ समय के लिए, उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, उसे हेल्थ जो है फैसिलिटी जो मुहैया कराई जाती है, उसे कुछ सुविधा मुहैया कराई जाती है, सज़ा को रोक दिया जाता है, विराम कर दिया जाता है सज़ा का, यानी सज़ा को विराम विराम यानी उसकी जो सज़ा को रोक दिया जाता है, विराम में यानी विराम स्थिति में जो है कर दिया जाता है। उसे जब उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो दोबारा फिर जेल में, जब तक वो सज़ा ना काट लेगा अपनी पूरी। सबसे लास्ट में आपके 5वें नंबर पर आता है फिर आपका प्रिविलंबन। जो आपका प्रिविलंबन है, इसमें कहा गया कि किसी परिस्थिति के कारण अपराधी को दंड के पालन से रोकना, यानी कोई ऐसी स्थिति बन जाती है, कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिसके अकॉर्डिंग जो है उसकी सज़ा को रोकना पड़ जाए, तो राष्ट्रपति को ये पावर, ये शक्ति जो है इसी आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग दी गई है। जो पांचों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये पांचों की पांचों आर्टिकल 72 यानी अनुच्छेद 72 के अंडर ही आती हैं, ये अनुच्छेद 72 के अंतर्गत ही दी गई है पांचों जो है जो जो चीज़ें बताई गई हैं, जो राष्ट्रपति को जो ये क्षमादान की जो पांचों पावर दी गई है ना, ये अनुच्छेद 72 के अकॉर्डिंग ही दी गई हैं। और इनका जो प्रयोग है राष्ट्रपति जो है गृह मंत्रालय के जो है अनुसार ही करता है, ये भी ध्यान रखना। उसकी स्वविवेक की शक्ति नहीं है राष्ट्रपति की, वो गृह मंत्रालय जो ऑर्डर पास करेगा वो उसी को जो है राष्ट्रपति फॉलो करेगा, उसी को जो है ये जो लागू करता है। जो प्रिविलंबन अभी मैं आपको बताया ना 5वें, इसमें जो विशेष परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो है राष्ट्रपति अगर देखता है तो किसी की अगर सजा रुकवानी पड़ जाए तो ऐसा भी प्रोसेस भारतीय संविधान में दिया गया है कि किसी की सजा को रोका जा सकता है विशेष परिस्थितियों को देखते हुए। जैसे कोई महिला है, गर्भवती महिला, उससे किसी का खून हो गया जाने अनजाने में, अब खून हो गया, उससे मर्डर हो गया, अब उसको सजा हो गई, तो अब उसे क्या फांसी देंगे, उसके पेट में बच्चा है जैसे। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी जो सिचुएशन में देखते हुए जब वो स्त्री जो है राष्ट्रपति को जो अपनी अर्जी लिखेगी कि मैं ऐसे जो पेट से हूँ, जो है ऐसे ये चीज़ है जो उसके सगे संबंधी जैसे भी हैं, तो राष्ट्रपति उस चीज़ को गृह मंत्रालय के पास दिखाएंगे, गृह मंत्रालय उस चीज़ की जांच करवाएंगे या करेंगे जैसे भी है, तो उस चीज़ को देखेंगे वाकई ये पेट से गर्भवती है और जो इस सिचुएशन में फांसी देना ठीक नहीं है, तो उस सिचुएशन में उसको जो है फांसी को रोक दिया जाएगा। अब कब तक रोक दें ये गृह मंत्रालय के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। 2 महीने, 3 महीने, 10 महीने, 1 साल, 10 साल, जब तक गृह मंत्रालय ऑर्डर पास ना करेगा तो राष्ट्रपति उस ऑर्डर को जो है आगे जो है वो फॉलो नहीं करेंगे, वो पास नहीं होगा। तो इस तरीके से है राष्ट्रपति जो है प्रिविलंबन के अंडर में जो आने वाली जो सज़ा है वो 3 प्रकार की जो है जो सज़ा होती हैं जो दी जाती हैं, उन्हीं में जो है प्रिविलंबन का जो है प्रयोग किया जा सकता है। 3 प्रकार की जो सज़ा है उनमें ही रोक लगाई जा सकती है। जैसे आपकी यदि दंड सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया हो तो उस दंड को भी जो है रोका जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। जैसे कोई सैनिक न्यायालय ने, जैसे कोई फौजी है उसे कोर्ट मार्शल जो अदालत होती है, फौजियों की अलग अलग अदालतें होती हैं जो उनको सज़ा सुनाती हैं, उनके द्वारा अगर कोई किसी को जो है सज़ा दी गई है तो उसकी सज़ा को राष्ट्रपति अगर चाहे तो कुछ समय के लिए वो गृह मंत्रालय के अकॉर्डिंग उसकी सज़ा को राष्ट्रपति जो है कुछ समय के लिए जो है रोक सकता है। या फिर दंड ऐसे मामले में दिया गया हो जो केंद्रीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता हो। ऐसा नहीं है कि ऐसे मामले में दंड मिला हुआ है जो केंद्रीय कार्यपालिका के क्षेत्र में आता ही नहीं, तो उसमें राष्ट्रपति जो है उसकी सज़ा को रोक नहीं सकता, ठीक है ना।
तो और तीसरे नंबर पे है यदि अपराधी को मृत्यु दंड दिया गया हो, यानी फांसी की सजा दी गई हो, तो फांसी की सजा में जो है, फांसी के केस में जो है उसकी सजा को रोका जा सकता है कुछ समय के लिए। तो तीन स्थिति मैंने आपको बताई, इन तीन स्थितियों में यानी तीन कंडीशनों में तीन तरीके की जो सजा है, ये इन तीन तरह की सजाओं में जो है राष्ट्रपति जो है फिर विलंबन का यूज करके आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग उसकी सजा को कुछ समय के लिए रोक सकता है। कुछ समय का मतलब 1 दिन 2 दिन, ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन, समय कितना भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। इस आर्टिकल से साफ जाहिर होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जो आर्टिकल ये आपका 72 है यानी अनुच्छेद जो 72 है, इसमें जो है कार्यपालिका को अधिकार दिया गया है न्यायिक शक्ति जो है देने का, क्योंकि जो राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति के थ्रू जो गृह मंत्रालय है ये कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। अब ये न्यायपालिका का जो है इसमें जो किस तरह ये जो प्रोसेस होता है, ये से जो चेक करते हैं न्यायपालिका के जो है कार्रवाई को कि ये वाकई कार्रवाई सही हुई है या नहीं, ये ऑर्डर सही दिया गया है या नहीं, एक तरीके से जो है ये क्यों दिया गया है भारतीय संविधान में, वो इसलिए दिया गया है, इसका उद्देश्य इसलिए है मैन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठते हैं वो भी इंसान है, हो सकता है उनसे कोई गलती हो गई हो, तो उस गलती को सुधारने के लिए ये भारतीय संविधान में प्रोसेस बनाया गया है कि उसे जो है केंद्रीय कार्यपालिका के थ्रू राष्ट्रपति के द्वारा गृह मंत्रालय में उसको डिस्कस किया जा सके, उस पर विचार विमर्श किया जा सके, या विशेष परिस्थितियों में उसको जो है कुछ राहत दी जा सके। तो ये कुछ जो प्रोसेस है, जो तरीका है भारतीय संविधान में जो है, जो आर्टिकल 72 है अनुच्छेद जो 72 है, उसमें प्रोसेस ये तरीका अपनाया गया है इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए। यही मेन पर्पज है इस आर्टिकल का भारतीय संविधान में रखने का, संविधान के निर्माताओं का, ठीक है ना।